सुभाष का अध्यक्षीय भाषण। अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय परिस्थितियों के सर्वेक्षण के बाद हरिपुरा कांग्रेस के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र ने कांग्रेस संगठन के लिए कुछ ठोस सुझाव भी रखे। पहला सुझाव यह कि चमत्कारी जन ऊर्जा को प्रवाहमान बनाकर सही दिशा की ओर मोड़ने के लिए कांग्रेस के पास अनिवार्यता एक अति अनुशासित स्वयंसेवक बल होना चाहिए। दूसरे, स्वतंत्र भारत के राष्ट्र सेवा के लिए कांग्रेस को अफसरों का एक कैडर गठित करना चाहिए। सुभाष की धारणा थी कि कांग्रेस जन संघर्ष को सर्वोच्च साधन है। इसलिए तीसरा सुझाव उन्होंने यह दिया कि श्रमिक संघों एवं किसान संगठनों को कांग्रेस के आदर्शों और तरीकों का कायल करके और पार्टी शाखाओं के रूप में उन्हें सामूहिक मान्यता देकर मुख्य आधार में ले आना चाहिए। इसमें साम्राज्यवाद विरोधी एक विस्तृत मोर्चा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। चौथे, सुभाष चंद्र ने यह मत व्यक्त किया कि कांग्रेस के वामपंथी तत्वों को पार्टी में एकजुट के रूप में चकबंद कर दिया जाए। इस स्पष्ट समझौते के तहत कि वामपंथी गुट आचार व्यवहार में समाजवाद पर अडिग रहेगा। पांचवे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़ाने और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति विकसित करने की जबरदस्त पैरवी की। उनकी सलाह थी कि किसी देश की आंतरिक राजनीति या उसकी शासन प्रणाली में हमें सरोकार नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास में व्यक्तिगत संपर्क जरूरी होते हैं और विदेशों में भारतीय विद्यार्थी इस काम में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। विश्व भर में भारत को परिचित कराने का एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संपर्कों को प्रोत्साहित करना। सुभाष चंद्र का सुझाव था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यूरोप, एशिया, अफ्रीका और उत्तर मध्य तथा दक्षिण अमेरिका में अपने एजेंट नियुक्त करें। उन्होंने खास तौर पर भारत के पड़ोसी देशों से निकट संबंध विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जैसे पर्शिया, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बर्मा, सियाम, मल्ल राज्य, ईस्ट इंडीज तथा सिलोन। भाषण का समापन करते हुए सुभाष चंद्र ने उत्कट आग्रह किया कि सब लोग मिलकर सारे देश को कांग्रेस के झंडे तले एकजुट करें। कांग्रेस में वामपंथी और दक्षिणपंथी धड़े हो सकते हैं, मगर वह भारत के तमाम साम्राज्यवाद विरोधी मुक्तिकामी संगठनों का साझा मंच है। वामपंथी गुटों में उन्होंने विशेष आग्रह किया कि कांग्रेस के लोकतंत्रीकरण के लिए वे अपनी सारी शक्ति और निपुणता को समूहबद्ध कर लें। भाषण का समापन करते हुए सुभाष ने कहा, हमारा संघर्ष ब्रिटिश साम्राज्यवाद से ही नहीं, विश्व साम्राज्यवाद से भी है, जिसकी आधारशिला है ब्रिटिश साम्राज्यवाद। इसलिए हम भारत के ही नहीं, मानवता के हित के लिए भी लड़ रहे हैं। भारत की स्वाधीनता का अर्थ है मानवता की रक्षा। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र ने देश का व्यापक दौरा किया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि कांग्रेस अंग्रेजों से किसी भी समझौते के विरुद्ध अंतिम रूप से अडिग रहे और वह भारतीय जनता को बड़े से बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय संघर्ष के लिए तैयार करे और यह संघर्ष आसन्न यूरोपीय युद्ध के साथ ही शुरू हो जाना चाहिए। पार्टी अध्यक्ष के रूप में उन्हें कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठकों की भी अध्यक्षता करनी होती थी, जिसके दौरान वे सभी के प्रति कर्तव्य निष्ठा, निष्पक्षता तथा मैत्री का निर्वहन करते थे। संयुक्त प्रांत में मंत्रियों संबंधी संकट उन्होंने दक्षतापूर्वक निपटाया था। असम में उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप से मुस्लिम लीग की सरकार बर्खास्त हुई और कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हो गया। कष्टकारी हिंदू मुस्लिम समस्या का समाधान खोजने के लिए 1938 के उत्तरार्ध में उन्होंने मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना से कई मुलाकातें की और व्यापक पत्राचार किया, लेकिन बातचीत उस समय टूट गई जब जिन्ना इस मुद्दे पर अड़ गए कि लीग को भारतीय मुसलमानों की एकमात्र अधिकृत एवं प्रतिनिधि पार्टी माना जाए।
मजा यह कि बंगाल मुस्लिम लीग से 1939 में धैर्यपूर्ण मनोबल और राजनय द्वारा सुभाष चंद्र कलकत्ता नगर निगम में कामकाजी संधि स्थापना करने में कामयाब हो गए, जो बाद में बोस लीग संधि कहलाई। हरिपुरा अधिवेशन के 3 महीने के भीतर उन्होंने दिल्ली में कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया और फिर औद्योगिक मंत्रियों का एक और सम्मेलन बुलाया और उनमें भारत जैसे विपन्न देश को आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए योजना निर्माण के महत्व की व्याख्या की। 1938 के मध्य में उन्होंने कांग्रेस के तत्वाधान में एक राष्ट्र योजना समिति गठित करने का निश्चय किया और विख्यात वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों आदि से इस विषय में विस्तृत विचार विमर्श करने लगे। जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने इस समिति की अध्यक्षता करने का आग्रह किया। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने पार्टी अध्यक्ष के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया और दिसंबर 1938 में बंबई में योजना समिति का विधिवत उद्घाटन हुआ। राष्ट्र पुनर्निर्माण के बारे में सुभाष चंद्र के विचार बड़े स्पष्ट और सुनिश्चित थे और वे इन्हें असंदिग्ध भाषा में व्यक्त करते थे। उन्होंने 2 टूक लहजे में कहा कि औद्योगिक क्रांति की प्रसव वेदना झेले बिना भारत में किसी भी तरह की औद्योगिक उन्नति संभव नहीं है और यह स्वीकार किया कि कांग्रेस में इस विषय पर मैत्तक्य नहीं किया गया। लेकिन उभरती हुई पीढ़ी 3 मुख्य कारणों से औद्योगिकरण के पक्ष में है। पहला, बेरोजगारी की समस्या सुलझाने के लिए औद्योगिकरण आवश्यक है। विज्ञान सम्मत कृषि से यद्यपि उत्पाद ना बढ़ेगा, लेकिन आबादी के खासे बड़े हिस्से को भौमिक से औद्योगिक उद्यमों में स्थानांतरित करना पड़ेगा। यदि भारत के हर स्त्री पुरुष को भोजन उपलब्ध कराना है तो दूसरा, उभरती पीढ़ी समाजवाद को राष्ट्र पुनर्निर्माण का आधार बनाने की पक्षधर है और समाजवाद औद्योगिकरण की अपेक्षा करता है। और तीसरा, औद्योगिकरण विदेशी उद्योगों से सफल प्रतियोगिता के लिए अनिवार्य है। सुभाष चंद्र की तीव्र इच्छा थी कि राष्ट्र एकता तथा भाईचारे का लक्ष्य साधने के मामले में कांग्रेसी अपने दायित्व के बारे में पूर्णतया सचेत रहे। वे चाहते थे कि भारत तुर्की जैसा रास्ता अपनाए, चीन जैसा नहीं। वे कहते थे कि राष्ट्र एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी चीजें चाहिए, जैसी साझी भाषा, साझा पहनावा, साझा खान पान वगैरह। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है एक सूत्र राष्ट्र बनाने और एक बने रहने के संकल्प की। इस प्रकार उनका ख्याल था कि एकता की समस्या मुख्यतया जन मानसिकता की समस्या है। लोगों को सिखाया जाना चाहिए और फिर भावात्मक व्यायाम भी कराना चाहिए कि एक राष्ट्र है। इस राष्ट्र संकल्प के अलावा चाहिए एक राष्ट्रव्यापी पार्टी। कांग्रेस ऐसी पार्टी है। अब यह हमें तय करना है कि औद्योगिकरण हमारे यहाँ ब्रिटेन की भांति धीरे धीरे हो या सोवियत रूस की तरह जबरी तेजी से। उनकी धारणा थी कि भारत में यह जबरी तेजी से होनी चाहिए। उनके विचार से अपनी राष्ट्र सरकार बनाने के बाद पहला काम हमें यह करना होगा कि समूचे देश के लिए एक राष्ट्र योजना आयोग नियुक्त करें। सुभाष ने यह भी स्पष्ट किया कि औद्योगिकरण की हिमायत करके वे कुटीर उद्योगों को खुदा हाफिज नहीं कह रहे। वे तो दरअसल उनमें जर्मनी, जापान तथा अन्य उन्नत देशों की भांति विज्ञान की सहायता से नवजीवन तथा शक्ति फूंकने की समर्थक है। सुभाष ने राष्ट्र योजना विधान के कुछ सिद्धांत पेश किए। कहा कि सर्वप्रथम औद्योगिक दृष्टि से प्रमुख उत्पादों की मांग और पूर्ति के विषय में हमें राष्ट्र आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सामने रखना होगा। दूसरे, हमारी नीति प्रधानतया मूल उद्योगों की वृद्धि और उनके विकास पर आधारित होना चाहिए, जैसे विद्युत आपूर्ति, धातु उत्पादन, मशीन एवं यंत्र निर्माण, आधारभूत रसायनों का उत्पादन, परिवहन एवं संचार उद्योग। तीसरे, तकनीकी शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में जरूरत होने पर
सुनिर्धारित और सुनिश्चित कार्यक्रम के अनुसार भारतीय विद्यार्थियों को प्रशिक्षणार्थ विदेश भेजा जाए। यही नहीं, सुभाष का मत था कि तकनीकी शोध कार्य पर किसी भी तरह का सरकारी नियंत्रण ना हो। चौथे, वे एक स्थायी राष्ट्रीय शोध परिषद की स्थापना के हिमायती थे। उन्हीं के शब्दों में, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि विज्ञान और राजनीति में दूरगामी सहयोग हो। यह भाग यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।